नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ लेके हैं दोस्तों। और जो यानी कि कल टेस्ट सीरीज हुई थी दोस्तों, उसमें अच्छा रिस्पांस मिला दोस्तों। और इसके साथ साथ ही आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं जो कि आरएमएसएसबी बोर्ड की तरफ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है कि रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग के लेखक कौन है। तो रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि चार्ल्स सेमिकेटर, डॉक्टर एस आर रंगानाथन, डब्ल्यू सी राइट और पेणिजी। तो दोस्तों रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग के लेखक कौन हो जाएंगे। तो चार्ल्स एमिकेटर की दोस्तों ये पुस्तक है रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग। और चार्ल्स एमिकेटर द्वारा कब लिखी गई थी। तो कब लिखी गई दोस्तों, 1876 में लिखी गई थी ये पुस्तक चार्ल्स सियुक्टर द्वारा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि स्वतंत्र भारत के पश्चात राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं कि वाई एम मुल्ले, वी एस केशवन, एस आर रंगानाथन और टी ए वी मूर्ति। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत के पश्चात भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो डॉक्टर है सॉरी दोस्तों बी एस केशवन। कौन से हो जाएंगे, बी एस केशवन। जो कब से कब तक रहे। तो 1945 से लेकर 1961। कब तक दोस्तों, 1945 से लेकर 1961 तक रहे थे। और 28 सितंबर कब दोस्तों, 28 सितंबर 1948 को भारत के राष्ट्रीय यानी कि इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम चेंज कर दिया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम दोस्तों चेंज ऑफ द नेम एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। इस एक्ट के तहत 28 सितंबर 1948 को भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया था दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रथम अध्यक्ष कौन था, बी एस केशवन, जो 1945 से लेकर 1961 तक रहे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पॉपसी क्या है। तो पॉपसी क्या है दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला वर्गीकरण के लिए पद्धति, कंप्यूटर प्रणाली, अनुक्रमण प्रणाली और सूचीकरण कोड। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसको दोस्तों ये एक पॉपसी अनुक्रमण प्रणाली है जिसे हम संशोधित श्रृंखला प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों पॉपसी को बनाने वाला कौन था। तो गणेश भट्टाचार्य। कौन था दोस्तों, गणेश भट्टाचार्य नाम का व्यक्ति था दोस्तों। जो कि पॉपसी को कब बनाता दोस्तों। तो वो बनाता है यानी कि 1964 में। कब बना था दोस्तों, 1964 में। जो पॉपसी क्या है, तो एक दोस्तों अनुक्रमण प्रणाली या दोस्तों संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। और इस पॉपसी का निर्माण कौन करता है। तो गणेश भट्टाचार्य करता है। और कब करता है, तो 1964 में करता है गणेश भट्टाचार्य। इसके बाद भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल्स लिटरेचर कहाँ से प्रकाशित होती है। तो ये दोस्तों जो गाइड लिटरेचर है दोस्तों, ये कहाँ से प्रकाशित होती है। तो दोस्तों चार ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन है यानी कि गुड़गांव, गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो दोस्तों ये कहाँ से प्रकाशित होती है। तो एक गुड़गांव यानी कि गुड़गांव से प्रकाशित होती है गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर। आपको खासकर ध्यान रखना है दोस्तों, ये पहले एग्जाम में प्रकाशन पूछा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक के बारे में दोस्तों पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा, इस सी रिचर्डसन के द्वारा, जेम्स डब ब्राउन के द्वारा और डब्ल्यू सी वेरविक शेयर्स के द्वारा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा क्वेश्चन राइट यानी कि आंसर राइट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, डब्ल्यू सी वेरविक शेयर्स। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैं आपको डब्ल्यू सी वेरविक शेयर्स की दोस्तों चार पुस्तकें बताता हूँ जिनमें एक पुस्तक हर एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों पहली पुस्तक है कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किसकी है, डब्ल्यू सी वेरविक शेयर्स की। दूसरी है दोस्तों यानी कि इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो इस एग्जाम में पूछी गई है। और इसके बाद तीसरी पुस्तक है कि यानी कि ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन। और दोस्तों इस ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन पुस्तक के कारण ही डब्ल्यू सी वेरविक शेयर्स को वर्गाचार्य यानी कि व्याकरणाचार्य किस नाम से दोस्तों, व्याकरणाचार्य के नाम से जाना गया था। तो दोस्तों व्याकरणाचार्य इस बार 29 दिसंबर को जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा भी गया था कि
व्याकरणाचार्य की उपाधि यानी कि वर्गीकरण का व्याकरणाचार्य किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, W.C. वेरविक शेर्स को। और किस पुस्तक के कारण कहा गया है, तो ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन पुस्तक के कारण कहा गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपको ये 4 पुस्तकें यानी कि पुस्तकें ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रसूचीकरण के नियम सर्वप्रथम किसने तैयार किए थे। तो दोस्तों सूचीकरण के जो नियम थे वो किसके द्वारा तैयार किए गए थे। पहला ऑप्शन है C.A. किटर द्वारा, W.C. वेरविक शेर्स, A. पेनिजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो कि A. पेनिजी था, उनके द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम 1841 में। कब दोस्तों, सर्वप्रथम 1841 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सर्वप्रथम दोस्तों 1841 में यानी कि A. पेनिजी या ब्रिटिश म्यूजियम कोड के द्वारा दोस्तों सूचीकरण के टोटल 91 जो नियम थे वो तैयार किए गए थे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि डबलिन कोर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो डबलिन कोर दोस्तों क्या है कि डबलिन कोर मेटा डाटा है दोस्तों, डाटा अबाउ डाटा का एक उदाहरण है दोस्तों। और इसके बाद में हम दोस्तों डबलिन कोर में कुल कितने तत्व होते हैं, तो 15 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, कुल 15 तत्व होते हैं। और इसके साथ साथ ही डबलिन कोर मेटा डाटा का प्रकाशन या दोस्तों निर्माण कौन करता है, OCLC करता है। और कब से करता है दोस्तों, तो 1995 से। ये तीनों बात आपको ध्यान रखनी है कि मेटा डाटा का कुल कितने तत्व होते हैं दोस्तों, तो 15 तत्व होते हैं यानी कि डाटा अबाउ डाटा। तो मेटा डाटा निर्माण दोस्तों, तो डबलिन कोर मेटा डाटा निर्माण दोस्तों कौन करता है, OCLC 1995 से। तो ये आपको तीनों बातें खासकर ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यही पूछा जाता है कि कितने तत्व होते हैं, तो कितने तत्व होते हैं दोस्तों, कुल 15 तत्व होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि DDC में 19वें संस्करण यानी कि दोस्तों 79 में दोस्तों यानी कि 1979 में जो DDC का 19वां संस्करण प्रतिपादित हुआ था, उस संस्करण का संपादक कौन था। तो उस संस्करण यानी कि संस्करण का संपादक कौन था दोस्तों, तो मैं आपको इन चारों की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो मेलविन डेवी था वो दूसरे और तीसरे संस्करण का संपादक था। यानी कौन से दोस्तों, दूसरे और तीसरे संस्करण के संपादक थे। JP कैमरोनी है दोस्तों, ये 20वें संस्करण के संपादक थे। कौन से के दोस्तों, 20वें संस्करण के संपादक थे दोस्तों। जो एमी शेम्योर है, तो ये कौन से के थे दोस्तों, 6 से 10 तक के जो संस्करण थे उनके संपादक थे। और इससे एक बात आपको अच्छी से ध्यान रखनी है कि DDC के सर्वाधिक संस्करण को प्रकाशित करने वाले कौन थे, एमी मेमो शेम्योर। यही थे दोस्तों जो कि सर्वाधिक DDC के संस्करण प्रकाशित किए हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पहले इस तरह पूछा गया है कि DDC के सर्वाधिक संस्करण किसने प्रकाशित किए। तो किसने प्रकाशित किए थे दोस्तों, एमी शेम्योर ने प्रकाशित किए थे, यानी कि 4th एडिशन से लेकर 10वें एडिशन तक। और दोस्तों बच गए कौन, यानी कि बेंजामिन कस्टर। तो दोस्तों बेंजामिन कस्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंजामिन कस्टर दोस्तों 16वें संस्करण से लेकर 19वें संस्करण तक के संपादक रहे हैं। कौन से दोस्तों, 16वें संस्करण से लेकर 19वें संस्करण तक के संपादक कौन रहे दोस्तों, बेंजामिन कस्टर। तो आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों चारों ऑप्शन क्लियर तरीके से। यानी कि मेलविन डेवी दूसरे तीसरे में, JP कैमरोनी ओनली फॉर 20वें में। जिसके बाद में 20वें के बाद में 21, 22, 23 बच्चे हैं। तो दोस्तों वो है यानी कि एक वैसे तो OCLC करता है दोस्तों, OCLC का संपादक माइकल पेंजर है। और उसके द्वारा भी दोस्तों यानी कि ऑनलाइन संस्करण प्रकाशित किए जाते हैं, यानी कि 21वें, 22वें, 23वें। और इसके बाद में दोस्तों जो एमी शेम्योर है ये दोस्तों कौन से करता है, यानी कि 4थे से 10वें तक। और जो बेंजामिन कस्टर है दोस्तों ये 16वें संस्करण से लेकर 19वें संस्करण तक प्रकाशित करता है। आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि राष्ट्रीय विज्ञान ग्रंथालय कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी, जो नेशनल लाइब्रेरी है दोस्तों, साइंस लाइब्रेरी, वो कहाँ पे स्थित है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट सेंटर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी बेंगलुरु, तो यानी कि DRTC बेंगलुरु। राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता। तीसरा ऑप्शन है इंस्डोग नई दिल्ली या निष्केर नई दिल्ली भी हो सकता है दोस्तों, आपको इसके बारे में आगे डिटेल से जानकारी देंगे। चौथा ऑप्शन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो C ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। तो इंसडॉग और निस्कॉम को, किसको दोस्तों, इंस यानी कि इंसडॉग और निस्कॉम दोनों को मिला के दोस्तों 2002 में क्या बना दिया गया दोस्तों, निस्केर। सितंबर 2002 में क्या बना दिया दोस्तों, निस्केर बना दिया गया। तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में निस्केर ही आता है, लेकिन एग्जामिनर स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया दोस्तों, इंसडॉग नई दिल्ली दिया है, जबकि निस्केर नई दिल्ली दोस्तों इसका यानी कि दोनों ही क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। और दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय है उसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1964 को। उसकी स्थापना दोस्तों 1964 को हुई थी, आपको ध्यान रखना है। लेकिन वो क्रियान्वित दोस्तों क्रियान्वित कब हुआ था, तो क्रियान्वित हुआ था कब, 1966 को। ये आपको ध्यान रखना है, स्थापना 1964 को हुई थी, क्रियान्वित 1966 को हुआ था। और उसका कार्यालय कहाँ पे दोस्तों, निस्केर नई दिल्ली या इंसडॉग नई दिल्ली के नाम से भी हमें जान सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मुख्य प्रविष्टि तैयार करने में CCC के नियमानुसार परिग्रहण संख्या या असेसन नंबर। तो असेसन नंबर दोस्तों हम कहाँ पे लिखते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा दोस्तों प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक जो कैटालॉग कार्ड होता है वो दोस्तों इस प्रकार से होता है, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से एक मान लो कि कैटालॉग कार्ड है। यहाँ पे दोस्तों एक लाइन होती है जिसे हम लीडिंग लाइन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों 3 काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट वर्टिकल होता है, यहाँ पे सेकंड वर्टिकल होता है। तो दोस्तों जैसे 6 प्रकार से लिखे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कौन सा लिखा जाता है, यानी कि लीडिंग सेक्शन, एडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, असेसन नंबर। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है असेसन नंबर, और यहाँ पे ट्रेसिंग। तो दोस्तों क्या हो गया, यानी कि नीचे नीचे। तो यहाँ आपको एक खास कर ध्यान रखना है दोस्तों, जो लीडिंग सेक्शन या अगर सेक्शन होता है वो इस वर्टिकल के बाद लिखा जाता है इधर, और ये दोस्तों जो भी होते हैं वो इधर लिखे जाते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, यानी कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि जो असेसन नंबर है वो दोस्तों इस पंक्ति के बाद, यानी कि फर्स्ट वर्टिकल के बाद और नीचे वाली पंक्ति में लिखा जाता है, और जिसमें दोस्तों किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता। और दोस्तों इसे हम एक नाम से वो जानते हैं, यानी कि सेतु बांध के नाम से जानते हैं। परिग्रहण संख्या के जो सेक्शन होता है दोस्तों, असेसन नंबर सेक्शन, उसको हम सेतु बांध के नाम से जानते हैं, जो दोनों इस दोनों में क्या करता है दोस्तों, सेतु बांध का कार्य करता है। आपको समझ में आ गया हो दोस्तों अच्छी तरीके से। और यदि किसी प्रकार का डाउट है तो दोस्तों आप व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे नीचे वाली पंक्ति में लिखी जाएंगी। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि क्वेश्चन दोस्तों ये है कि प्रदर्शन रैंक सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों जो प्रदर्शन रैंक होती है तो वो किस प्रकार की होती है दोस्तों, एक पुस्तकालय में हम बढ़ते यानी कि जहाँ लाइब्रेरियन बैठा रहता है वो दोस्तों उसे हम प्रदर्शन रैंक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों प्रदर्शन रैंक क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 ऑप्शन देंगे हैं। इसमें से जो दोस्तों थर्ड ऑप्शन है कि लकड़ी, स्टील या सीमेंट की बनी होती है। दोस्तों प्रदर्शन रैंक की परिचालक पटल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। जो दोस्तों कबूतर खाना या सीढ़ी नुमा, ये दोस्तों अलमारियों के नाम होते हैं पुस्तकालय में। क्या होते हैं दोस्तों, एक अलमारियों के नाम होते हैं दोस्तों, और एक मुखी, द्विमुखी और घूमने वाली दोस्तों कुर्सियों के नाम होते हैं। तो परिचालक पटल दोस्तों लकड़ी का भी बना हो सकता है, जिसे हम डेस्क बोलते हैं सिंपल भाषा में, जो एक लाइब्रेरियन के आगे लगी रहती है, जिसमें कैटलॉग कार्ड ये सब रहते हैं। और दोस्तों वो स्टील की भी हो सकती है, और वो दोस्तों सीमेंटेड भी बनी हो सकती है, यानी कि सीमेंट की भी बनाई हुई हो सकती है, जैसे हम यानी कि रसोई में टेबल को काम में लेते हैं वैसे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि लकड़ी, स्टील या सीमेंट की दोस्तों प्रदर्शन रैंक या दोस्तों परिचालक पटल बना हो सकता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति पूर्ण रूप से गणनात्मक है। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है कि पूर्ण रूप से गणनात्मक है। 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है कि LCC, दूसरा है कि ISC, तीसरा है कि विषय यानी कि SC, और DDC यानी DDC। तो यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, प्रशस्त वर्गीकरण। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका हिंदी में नाम बहुत बार पूछा जाता है। ये एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है, जिसको प्रशस्त वर्गीकरण में यानी कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए नाम दिया है। और दोस्तों विषय वर्गीकरण विधि और द्विदशमलव वर्गीकरण विधि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि यानी पूर्ण रूप से परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति कौन सी होती है दोस्तों, तो LCC प्लस RIC। कौन से दोस्तों, RIC। ये दोनों पूर्ण रूप से परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति होती है दोस्तों, जबकि लगभग परिगणनात्मक पद्धति कौन सी होती है दोस्तों, DDC प्लस SC।
कौन सी दोस्तों, डीडीसी और प्लस एससी दोस्तों क्या होती है, एक लगभग परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण के नाम से जानी जाती है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों, तो इसके आगे एक क्वेश्चन आएगा जिन्हें मैं बात कर लेंगे आराम से सब वर्गीकरण पद्धतियों की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसके अनुसार वर्गांक एक पुस्तक का विशेष विषय का क्रमिक अंक का कृत्रिम भाषा में अनुवाद। ये दोस्तों परिभाषा है कि किसी वर्ग के वर्गों को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना किसकी परिभाषा है। तो ये वर्गीकरण के लिए दोस्तों एक परिभाषा दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला WC वेरविक, डॉक्टर SR रंगानाथन, SC बिलिस और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो ये परिभाषा दोस्तों डॉक्टर SR रंगानाथन द्वारा दी गई है कि किसी भी पुस्तक के वर्ग विषयों को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। और दोस्तों एक बात आपको खास ध्यान रखनी है कि वर्गीकरण की जो भी भाषा होती है, यानी कि कोई भी वर्गीकरण की जो भाषा होती है वो कृत्रिम भाषा होती है। और ये एग्जाम में पूछा गया है, 4 ऑप्शन देगा, पहली हिंदी, दूसरा इंग्लिश देगा और तीसरा यानी कि आपको घुमा के ऑप्शन दे देगा यानी कि किसी बाहरी राष्ट्र की भाषा देगा और एक दे देगा कृत्रिम भाषा। तो भी किसी भी वर्गीकरण पद्धति की दोस्तों जो भाषा होती है वो कृत्रिम भाषा होती है, आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि शिष्य में जो व्यक्ति पक्ष के लिए किस संयोजक यानी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो जो शिष्य है दोस्तों उसमें जो PMEST है दोस्तों, इसके लिए जो यानी कि व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया गया दोस्तों, कोमा का प्रयोग किया गया है। किस चिन्ह का प्रयोग किया है, कोमा का प्रयोग किया गया है। हम दोस्तों यानी पांचों की बात कर लेते हैं इनकी। तो दोस्तों जो एम है इसके लिए किसका प्रयोग किया गया दोस्तों, कोलन का प्रयोग किया गया है। किसका दोस्तों, सॉरी दोस्तों, किसका प्रयोग किया गया, सेमी कोलन का। एम के लिए सेमी कोलन का दोस्तों, ई के लिए किसका प्रयोग किया गया है, कोलन का। इनकी सेमी कोलन, कोलन, डॉट डॉट। और दोस्तों जो एस और टी है इनके लिए दोनों डॉट डॉट का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इन दोनों के लिए डॉट का प्रयोग किया गया है। और PMST की सर्वप्रथम अवधारणा दोस्तों कब हुई थी, यानी कि शिष्य के सेकंड एडिशन 1939 में वर्गीकरण पद्धति का आधार बनाने हेतु PMST का प्रयोग किया गया था। और PMST को मान्यता दोस्तों कब दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये सन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। 1944 में PMST को मान्यता दी गई थी। और सेकंड एडिशन में, शिष्य के सेकंड एडिशन में वर्गीकरण पद्धति का आधार बनाने हेतु किसका प्रयोग किया गया था, PMEST का प्रयोग किया गया था। और इसमें अलग अलग संस्करण में दोस्तों PMST में बदलाव होते रहे, यानी कि सेकंड में इसका प्रयोग किया गया था, थर्ड में इसको चिन्ह दिए गए थे, फोर्थ में दोस्तों थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया गया था इसमें, उसके बाद 6 में इसका यानी कि टाइम स्तर को चेंज किया गया था। इसके बाद में दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि कोमा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज वाले पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पैम्पलेट्स किस प्रकार के सूचना स्रोत के अंतर्गत आता है। तो किस प्रकार के सूचना स्रोत के अंतर्गत आता है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और अन्य। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो प्राथमिक सूचना स्रोत होते हैं। तो प्राथमिक सूचना स्रोत में दोस्तों हम पैम्पलेट्स को गिन सकते हैं। और दोस्तों सूचना स्रोतों को आपको पता ही होगा कि हेंसन, डेनिस ग्रोगन और हेंसन, WA हेंसन के द्वारा बांटा गया था उनको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय में। और एक दोस्तों एक ने बांटा था कि प्राथमिक और द्वितीय में। तो इस प्रकार दोस्तों सूचना स्रोतों को बांटा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि DDC में तालिका 5 निम्नलिखित में से किसके लिए दी गई है। तो दोस्तों DDC में दो तालिका 5 है वो दोस्तों प्रजातियों और राष्ट्रीय समूह के लिए दी गई है, यानी कि बहुत सारी प्रजातियों में बांटा गया है DDC को। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एक प्रजाति व राष्ट्रीय समूह के लिए DDC में तालिका 5 दी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर SR रंगानाथन ने मद्रास विश्वविद्यालय में किस वर्ष पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया था। ये एग्जाम में बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब किया था दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 24, 26, 25, 30। तो इसमें तो कंफ्यूज होने वाले कोई ऑप्शन ही नहीं है कि 1924 से लेकर 1944 तक। कब से दोस्तों, 1924 से लेकर 1944 तक डॉक्टर SR रंगानाथन ने मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष पर कार्यभार यानी कि कार्य किया था। और दोस्तों डॉक्टर SR रंगानाथन का जो बहुत अच्छी तरीके से परिचय है वो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे डाल रखा है। आप
कृपया आप यानी कि प्ले लिस्ट में जाके उस परिचय को देख सकते हैं। आपको यदि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के परिचय से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा, तो आप दोस्तों प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि डीडीसी में 19वें संस्करण में कितने मुख्य वर्ग थे। तो डीडीसी के जो मुख्य वर्ग हैं वो दोस्तों कितने मुख्य वर्ग थे, तो डीडीसी और यूडीसी दोनों ही दोस्तों 10 मुख्य वर्गों में विभाजित वर्गीकरण पद्धतियां हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10, कितने वर्ग थे दोस्तों 10 वर्ग थे, यानी कि 000 से लेकर 999 तक 999 तक। तो दोस्तों इनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है कि किस भाग में कौन सा आएगा, यानी कि हम इनको दोस्तों जो प्रैक्टिकल होता है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, और हमारे यहाँ एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि किस भाग कितने मुख्य वर्गों में है। तो दोस्तों 10 मुख्य वर्गों में है, जिसे हम डेक्टोनोमी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उद्भव का सही क्रम कौन सा है। तो उद्भव का सही क्रम कौन सा होगा दोस्तों, पहले तो हम सबसे पहले डीडीसी देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले डीडीसी होगी वही दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो दोस्तों डीडीसी है वो 1876 है, तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। इसके बाद दोस्तों शिष्य है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि शिष्य 1933 है और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है 1891। तो दोस्तों आपको सीधा सीधा पता हो चल गया होगा, ये 1891 है, ये 1904 है, 1905 है, 1933 है। तो ये ऑप्शन दोस्तों क्या है, करेक्ट हो जाएगा। इनकी दोस्तों डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी थोड़ी सी हम अलग बात कर लेते हैं। डीडीसी को मेल्विन डेवी ने बनाया था, इसी को एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सीयू कटर ने बनाया था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन को एलसी ने बनाया था, और यूडीसी दोस्तों दो व्यक्ति थे, यानी कि दो व्यक्ति थे दोस्तों, हेनरिला फॉन्टेन, और दोनों ही दोस्तों किस वकील व्यवसाय, दोनों वकील थे दोस्तों व्यवसाय से, और ये पहले पूछा गया है व्यवसाय से दोनों वकील थे। और दोस्तों जो शिष्य है डॉक्टर एस आर रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय जनक के द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसका हेनरिला फॉन्टेन और पॉल हॉटलैंड हो जाएगा। दोस्तों इसका हेनरिला फॉन्टेन और पॉल हॉटलैंड दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले तो 1895 में दोस्तों फीड की स्थापना की, और फीड की सबसे बड़ी देन यूडीसी है जिसकी स्थापना 1905 में वर्गीकरण पद्धति को बनाया था। तो 1905 में बनाया था दोस्तों यूडीसी को। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रकाशित होती है। पहले दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक है जो कहाँ से प्रकाशित होती है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका से प्रकाशित होती है दोस्तों। ऑप्शन में भी दोस्तों आपको कंफ्यूज करने वाले दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि यानी आज हम इतने क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, और आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। तो दोस्तों दो क्वेश्चन है जो आपको करने हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डोस, लाइनेक्स, यूनिक्स, कोबोल। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें एक भाषा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो उस भाषा को आपको पहचानना है। और दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि इंडिया हु का प्रकाशन कौन करता है। तो इंडिया हु का प्रकाशन कौन करता है दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो दो ऑप्शन की आपको बता दूं दोस्तों कि जो इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा जो दो इंडिया हु का प्रकाशन करता है, और आपको सीधा सीधा ऑप्शन दिखाई भी दे रहा होगा। इन दोनों का कमेंट आपको दोस्तों आंसर कमेंट करना है। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी तरह हमारे चैनल पे और वीडियो भी आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।